जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिएगा, जो आपका हमने बीआरओ ग्रिफ एसकेटी का स्पेशल बैच स्टार्ट किया हुआ है, आज उसकी हम क्लास नंबर सेकंड करने वाले हैं। जो आपकी क्लास 1 है वो आपको हमने प्रोवाइड कर दी है और उम्मीद है कि यहाँ पर आपने जो पहली क्लास है वो तो अच्छे से की ही होगी, बल्कि साथ ही साथ में जो आपको हमने ओल्ड बैच प्रोवाइड किया है उसके क्लासेस भी आप साथ साथ में कर रहे होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आपका ओल्ड बैच है उसमें से जितनी भी आपके ट्रेड की क्लासेस हैं, बोथ थ्योरी एंड एमसीक्यू, वो भी आप साथ साथ में ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा जो आपका ये न्यू बैच है इसमें भी ये जो आपका ट्रेड का सिलेबस है मैं कंप्लीट आपका 18 दिसंबर से पहले कर दूंगा। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आनी है। यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो इस बार करवा के ही रहेंगे, ये आपसे वादा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चीज़ आपको जैसे जितनी प्रोवाइड करते हैं बस वो आप लोग कंप्लीट करते रहिएगा। ओके, तो यहाँ पर चलिएगा, जो आपके आज की सेकंड क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। और जो आपका स्टोर कीपर का एक बेसिक होता है वो हम आज आपका कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपकी पहली क्लास है इसमें आपको हमने किस बारे में पढ़ाया था, स्टोर मैनेजमेंट और आपका स्टोर के बारे में। तो यहाँ पर आज आपको हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ स्टोर के बारे में। और ये जो आपका सेक्शन है टाइप ऑफ स्टोर्स, ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो आपका टाइप आता है वो है आपका मेन और आपका सेंट्रलाइज स्टोर। अब ये होता क्या है तो वो सुनिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ए सेंट्रल स्टोर इज जनरली ए होलसेल सप्लाई टू अनदर यूनिट्स, या फिर डिपार्टमेंट्स और सब स्टोर दैट ऑपरेट ऑन ए रिटेल बेसिस इश्यूइंग गुड्स डायरेक्टली टू यूजर्स। ऑल मटेरियल इज रिसीव्ड एंड इशूड बाय वन सेंट्रल स्टोर। इस बात का मतलब ये है कि जो आपका मुख्य या फिर केंद्रीकृत स्टोर होता है वो होता क्या है। एक आपका केंद्रीय स्टोर आमतौर पर अन्य इकाइयों या फिर विभागों या फिर उप स्टोरों के लिए एक थोक आपूर्तिकर्ता होता है जो खुदरा आधार पर सीधे उपयोगकर्ताओं को सामान जारी करता है। सभी सामग्री एक केंद्रीय स्टोर के द्वारा जो है प्राप्त किए जाते हैं और आपकी जारी किए जाते हैं। अब इसको अगर हम आसान भाषा में समझें कि आपका जो सेंट्रलाइज स्टोर होता है वो होता क्या है, तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका एक कंपनी है। उस कंपनी में आपके जो है अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट के लिए जितने आपके सामान के रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके पास से एक कमरा होता है। और उस एक कमरे में उन सभी डिपार्टमेंट के लिए जो सामान है वो आप लोग रखते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड स्टोर। अब मैं इसका जो बेसिक एग्जांपल है वो आपको देकर समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, तो उस किराने की दुकान में जैसे कि मान लीजिए आपकी जो किराने की दुकान है वो आपके कहीं गांव या फिर शहर में है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, अपनी दुकान में आप अलग अलग टाइप के सामान रखते हैं। जैसे कि आप बिस्किट भी रखते हैं, आप चीनी भी रखते हैं, आप चप्पल भी रखते हैं, जूते भी रखते हैं, कपड़े भी रखते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो एक बेसिक नीड है आपके आसपास के एरिया का, वो सभी चीज़ें आप लोग जो है अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका स्टोर कहा जाएगा वो कौन सा स्टोर कहा जाएगा, वो कहा जाएगा आपका सेंट्रलाइज्ड स्टोर। यानी कि इसकी सिंपल डेफिनेशन आप लोग बोल सकते हैं कि सभी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अगर आपकी एक जगह अवेलेबल हो तो वो क्या कहा जाएगा, आपका सेंट्रलाइज्ड स्टोर कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सेकंड टाइप आता है वो है आपका ब्रांच या फिर आपका डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। ये क्या होता है, तो देखिएगा यहाँ पर इसको हिंदी में बोलते हैं शाखा या फिर विकेंद्रीकृत स्टोर।
विकेंद्रीकृत या फिर शाखा स्टोर काफ़ी बड़े संयंत्रों में प्रदान किए जाते हैं। काफ़ी बड़े संयंत्र का मतलब है जो आपके लार्ज प्लांट होते हैं, जहां पर एक मुख्य स्टोर समय की बर्बादी और असुविधा के बिना संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है। इस बात का मतलब ये है कि जो आपका डिसेंट्रलाइज स्टोर होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका एक स्टोर होता है वो न होकर हर एक स्टोर की जो ज़रूरत होती है उसके लिए आपका अलग सामान रखा जाता है। यानी कि अगर हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझें तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले किराने की दुकान का एग्जांपल दिया था, तो उसमें मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है तो उसमें आप जो है कोल्ड ड्रिंक भी मंगवाते हैं, उसमें आप लोग जो है बुक्स भी मंगवाते हैं। तो जो कोल्ड ड्रिंक आपकी आती है लगभग आपने देखा होगा वो ऐसे व्हीकल से आती है जिसमें केवल और केवल आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है। अगर आप कहीं से बुक्स लेकर आते हैं, बुक्स मंगवाते हैं, तो उस आपकी जो है व्हीकल में आपने देखा होगा सिर्फ और सिर्फ जो बुक्स होती हैं वही आपकी अवेलेबल होती हैं। तो इस चीज़ का मतलब ये है कि वो जो आपका डिपार्टमेंट है उसके पास एक सिंगल स्टोर है, वो आपका एक ही चीज़ का है, उसमें आपको अलग अलग वैरायटी देखने को नहीं मिलेंगी। इस बात का मतलब है कि ये जो आपका स्टोर है वो डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। ओके, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपका हर एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपका एक स्टोर होना वो क्या कहलाता है, ब्रांच या फिर आपका डिसेंट्रलाइज्ड कहा जाता है। यहाँ पर ब्रांच के शब्द से ही आप लोग समझ सकते हैं कि ब्रांच मतलब शाखा, यानी कि इसमें आपकी एक ही शाखा है, एक ही चीज़ इसमें जुड़ी हुई है। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो आपका अगला मेन टाइप है वो है आपका सेंट्रल स्टोर विद सब स्टोर। अब ये क्या होता है, तो यहाँ पर नीचे आइएगा और आप लोग देख सकते हैं कि इसका मतलब होता है उप भंडारों के साथ केंद्रीय भंडार। अब यहाँ पर जो आपका शब्द है इससे भी आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर कंप्लीट जो आपकी डेफिनेशन है वो आप लोग ज़रा पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर आपकी देखिए एक जो बड़ी फैक्ट्री होती है जिसमें बड़ी संख्या में उत्पाद श्रृंखलाएं होती हैं, तो इसमें इस प्रकार के जो आपकी भंडारण प्रणाली है वो आपकी देखी जा सकती है। इसकी एक मुख्य दुकान है जो उत्पादन के प्रत्येक इकाई के लिए उप भंडारों के साथ एक आधार के रूप में काम कर सकती है। अधिमानतः है यथासंभव इकाई के पास स्थित है। उप भंडार एक पखवाड़े या फिर एक महीने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए मुख्य भंडार से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। विशेष विभाग को सामग्री की यह निश्चित मात्रा फ्लोट या फिर इम्प्रेस के रूप में जानी जाती है। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उप भंडार का स्टोर कीपर उपभोग की गई सामग्री का विवरण देगा और स्तर को पुनः पूर्ति स्तर तक लाने के लिए खपत की गई सामग्री के बराबर मात्रा में सामग्री जारी करेगा। सामग्री जारी करने और नियंत्रित करने की इस प्रणाली को जो है स्टोर नियंत्रण की आवधिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस पूरी बात का जो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म अगर बताऊं तो यहाँ पर उप भंडार के साथ केंद्रीय भंडार का मतलब होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेंट्रल आपका होता है स्टोर, इसमें क्या होता है कि आपकी सभी चीज़ें एक जगह अवेलेबल होती हैं, लेकिन उस सभी चीज़ों के स्टोर में आपका अगर एक पार्ट ऐसा है, एक स्टोर आपका ऐसा है जिसमें आपकी वही चीज़ मिलेगी जो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को चाहिए होगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि किसी एक सेंट्रल डिपार्टमेंट के साथ आपका एक ब्रांच होना, यानी कि एक डिसेंट्रलाइज आपका स्टोर होना, वो क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है आपका देखिएगा इंग्लिश में अगर हम बात करें तो सेंट्रल स्टोर विद सब स्टोर, अगर हिंदी में हम बात करें तो उप भंडारों के साथ केंद्रीय भंडार। ओके, यहाँ पर आप बस इतना ही समझ लीजिए कि आपका सेंट्रलाइज स्टोर के साथ एक आपका डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि ब्रांच स्टोर का होना क्या कहा जाता है, उप भंडार के साथ केंद्रीय भंडार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्टोर का एक और टाइप होता है वो है आपका वेयर हाउस।
तो वेयर हाउस क्या होता है ये आपको हम जो है पहले क्लास में बता चुके हैं कि वेयर हाउस आपका एक बड़ा पार्ट होता है जिसको हम गोदाम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो आपका स्टोर होता है वो आपका छोटा पार्ट होता है। ओके, ये चीज़ जो है आपको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पहले क्लास में बता चुके हैं। इसके बाद आपका जो अगला टाइप है वो है आपका टूल्स एंड मिसलेनियस स्टोर। अब ये क्या चीज़ है तो देखिएगा, इसको हिंदी में हम बोलते हैं उपकरण और विविध स्टोर। अब यहाँ पर जो आपके इंग्लिश वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपके नोट्स हम आपको दे रहे हैं वो तो आपके बाइलिंगुअल हैं, यानी कि आप दोनों ही चीज़ें बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर जो हमारे ज़्यादातर कैंडिडेट हैं वो हिंदी लैंग्वेज के हैं तो इसलिए दोनों ही चीज़ हम साथ लेकर चलते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत न आए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका टूल्स एंड मिसलेनियस स्टोर है ये क्या होता है, उपकरण और विविध स्टोर प्रोडक्शन और अन्य दुकानों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित है। कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपकरणों के स्टोर को जो है बनाए रखता है। ये जो आपका स्टोर होता है विभिन्न विभागों को उपकरण, स्पेयर्स पार्ट और अन्य सामान जारी करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर देखिए नॉर्मली इस नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं टूल्स एंड मिसलेनियस स्टोर। इस बात का मतलब है कि यहाँ पर आपके इसमें उपकरण होंगे। उपकरण कौन से, जो आपके स्टोर में जो आपका स्टोर का सामान है उससे अलावा जो आपका टूल्स होता है, उपकरण होता है वो जिसमें रखा जाता है, और कुछ आपके मिसलेनियस पार्ट जो आपके एक्स्ट्रा यूज के लिए होते हैं। तो वो आपका जो स्पेसिफिक स्टोर होता है वो किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है आपका टूल्स एंड मिसलेनियस स्टोर के नाम से। ओके, तो याद रखिएगा इसमें आपकी क्या चीज़ होती है, इसमें आपके वो सभी नेसेसरी टूल्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन के द्वारा या फिर आपके अदर शॉप के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। अब ज़रा हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर एडवांटेज ऑफ ए सेंट्रलाइज स्टोर ऑर्गेनाइजेशन, कि यहाँ पर जो आपका केंद्रीकृत भंडार संगठन है इसका लाभ क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला जो लाभ आपको बताया गया है वो है आपका प्रभावी और बेहतर प्रशिक्षण। अगर हम बोलें तो यहाँ पर आपका वो हो सकता है, साथ ही साथ में आपका जो नियंत्रण है वो भी आपका अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सेंट्रलाइज स्टोर होता है इसमें क्या होता है कि सभी चीज़ें आपकी एक जगह आपको देखने को मिल सकती हैं। तो वहाँ पर आप सभी चीज़ों का एक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आपको कभी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। दूसरा जो आपका लाभ है कि कम कर्मियों की आवश्यकता, यानी कि यहाँ पर जो है आपको जो पर्सनल आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसकी ज़रूरत कम पड़ती है। इस प्रकार से कम संबंधित आपकी लागत शामिल है। यानी कि अगर हम बात करें जैसे कि आपका जो स्टोर है इसमें सभी चीज़ें आपकी एक जगह अवेलेबल हैं। तो अगर आपका एक स्टोर है तो उसमें आपको काम करने के लिए जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कम पड़ेगी। अब जैसे कि दो स्टोर हैं, दो स्टोर में आपका सामान भी सेम है लेकिन वहाँ पर जो काम करने वाले बंदे हैं, अगर स्टोर दो होंगे तो आदमी ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन स्टोर भी सेम है, सामान भी सेम है, और वहीं स्टोर अगर आपका एक होता है तो उसमें जो काम करने वाले बंदे हैं उनकी संख्या भी आपकी घट जाती है। तो इससे जो आपके अगर हम बात करें पर्सनल रिक्वायरमेंट की वो भी कम हो जाती है, साथ ही साथ में जो उनका खर्चा होता है, उनकी लागत होती है वो भी आपकी बच जाती है। उसके बाद है दुकानों का बेहतर और कुशल लेआउट। अब स्टोर लेआउट क्या होता है वो भी आपको हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आपका स्टोर लेआउट होता है नॉर्मली जो आपकी दुकान होती है वो कैसे दिखती है ये आपका स्टोर लेआउट होता है। और अगर आपका स्टोर सेंट्रलाइज्ड है, कहने का मतलब है कि सेंट्रलाइज स्टोर अगर आप लोग करते हैं, यानी कि अगर आपके पास स्टोर की संख्या कम है तो उस स्टोर पर आप लोग जो है ज़्यादा खर्चा करेंगे, वो स्टोर आपका ज़्यादा अच्छा दिखेगा।
और इसका बात मतलब ये है कि स्टोर का जो लेआउट है वो आपका अच्छा होगा। इसके बाद है बेहतर इन्वेंट्री चेक। सीधी सी बात है, अगर सामान कम होगा, अगर स्टोर कम होंगे तो उसको आप जो है अच्छी तरीके से चेक कर पाएंगे। जो भी आपकी इन्वेंट्री है वो भी आप अच्छे तरीके से उसको चेक कर पाएंगे। इसके बाद है इष्टतम भंडार का रख रखाव, यानी कि यहाँ पर जो आपका मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम स्टोर है वो भी आपका किसके अंदर बढ़िया होगा, जो आपका सेंट्रलाइज स्टोर है इसके अंदर बढ़िया होगा। देन है आपका कम अनावश्यक और अप्रचलित आइटम, क्योंकि यहाँ पर एक स्टोर में चीज़ें आप लोग जो है टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, उनको अपडेट करते रहते हैं, तो वहाँ पर जो आपकी अनावश्यक चीज़ें हैं उनको भी आप ज़्यादा नहीं होने देते हैं। इसके बाद है सुरक्षा के बेहतर इंतजाम संभव। क्यों आपके इंतजाम जो है ज़्यादा बेहतर संभव हो सकते हैं, वो इसलिए हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपका स्टोर एक होगा और वहाँ पर आप ज़्यादा जो है इधर उधर नहीं भटकेंगे। आप एक जगह फोकस करके अगर काम करेंगे तो जो आपके सुरक्षा के उपाय हैं वो भी आप लोग ज़्यादा खोज पाएंगे। तो ये कुछ आपके लाभ होते हैं सेंट्रलाइज स्टोर के। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो आपका डिसेंट्रलाइज स्टोर होता है उसके क्या लाभ हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका डिसेंट्रलाइज स्टोर होता है इसके लाभ भी आपके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। लाभ इसके क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो आपका सबसे पहला लाभ आपको बताया गया है वह आपका कम सामग्री प्रबंधन और संबंधित कार्य, यानी कि आपका रिड्यूस्ड मटेरियल हैंडलिंग एंड एसोसिएटेड वर्क। अब देखिए जो आपका स्टोर है इसमें आपकी एक ही चीज़ है, क्योंकि आपका जो स्टोर है वो कैसा है, डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इसमें जो आपकी चीज़ होती है लगभग वो आपकी एक ही होती है और एक चीज़ आपकी होती है तो उसके बारे में आप अच्छे तरीके से सोच समझ सकते हैं कि इसको कैसे रखना है, इसकी सुरक्षा कैसे करनी है, यानी कि उससे जो संबंधित कार्य होते हैं वो भी आप लोग समझ सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं और एक चीज़ भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी वहाँ पर आपके भटकने की संभावना ज़्यादा होगी। सेम आपकी जो तैयारी है ना, इससे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। आप जितनी ज़्यादा बुक्स पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा आप लोग वीडियो देखते हैं उतने ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। लेकिन अगर फोकस करके आप एक ही बुक का बार बार रिवीजन करते हैं, एक बुक पर जो है आप फोकस करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सेम चीज़ आपकी यहाँ पर जो है आप जोड़ सकते हैं कि अगर आपका डिसेंट्रलाइज स्टोर है उसमें एक चीज़ है तो उस चीज़ की सेफ्टी के बारे में या फिर उसके प्रोसेस के बारे में जो है आप अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। देन जो आपका अगला यहाँ पर लाभ है डिसेंट्रलाइज स्टोर का, वो है आपका सामग्री खींचने के लिए हर विभाग के लिए सुविधाजनक। सीधी सी बात है, अगर एक चीज़ है तो वो किसको भेजनी है, कब भेजनी है, कहाँ पर भेजनी है, वो भी आप आराम से मैनेज कर पाएंगे। देन है आपका आग आदि से नुकसान का कम जोखिम। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका पेट्रोल पंप है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो अगर पेट्रोल पंप में आप उस पेट्रोल के साथ ऐसी चीज़ें रखते हैं जहां से उनके आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है और उसके साथ आप अलग अलग ऐसी चीज़ें रखते हैं जिनका आपको पता भी नहीं है कि इनका आग से क्या लेना देना है, इनसे आग लग सकती है या फिर नहीं, क्योंकि चीज़ें अगर जितनी ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर आप उनको मैनेज इतना ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो इससे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जितने ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो कौन सी चीज़ आपकी किसके साथ मिक्स होकर क्या नुकसान कर सकती है ये आप नहीं पता लगा सकते कई बार। तो इसलिए आपका अगर स्टोरेज डिसेंट्रलाइज्ड है, उसमें आपका एक ही प्रोडक्ट है, तो वो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और उससे जो आपकी आग लगने की संभावना या फिर आपके नुकसान की संभावना है वो भी आपकी बहुत कम होती है। जो आपका अगला यहाँ पर लाभ है कि सामग्री की आसान और शीघ्र उपलब्धता के कारण उत्पादन होने की कम संभावना, क्योंकि अगर सामान आपका डिसेंट्रलाइज्ड है, आपका स्टोर डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें आप लगातार सामान को चेक करते रहते हैं कि मेरा सामान कितना अभी अवेलेबल है, कब मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होनी है, तो ये चीज़ आप लोग जो है रेगुलर चेक करते रहते हैं।
ये कुछ आपके लाभ होते हैं किसके, ये लाभ होते हैं आपके डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के। और यहाँ पर इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट बता दिया, बात खत्म। नहीं, जितने आपके पॉइंट हैं वो आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना, उसमें क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आपका जो सेंट्रलाइज स्टोर है वो क्या होता है, या फिर आपके स्टोर के मैनेजमेंट के टाइप कौन से होते हैं, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा, जैसे कि आपका सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड या कुछ और आपको दे देगा। तो वहाँ पर आप जो सही उत्तर है वो चुनना है। या फिर आपको प्रश्न ऐसे दे सकता है कि डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर के लाभ क्या होते हैं, इनमें से आपको सभी ऑप्शन मिल जाएंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा तो वो आपको चुनना होता है। तो इसलिए जितने आपकी चीज़ें आपको बताते हैं वो सभी आप आराम से बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर, यानी कि जो आपका स्टोर का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करता है, वो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको जो है तीन चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तीन चीज़ें क्या पता होनी चाहिए, एक तो है आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट, दूसरा जो आपका नाम है वो है आपका स्टोर, जो कि आपको हमने कल पहली क्लास में बताया था, और इसके बाद जो आपका तीसरा नाम है वो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये तीनों चीज़ क्या होती हैं, इनका संबंध कैसे है, अब वो सुनिएगा। सबसे पहले है कि यहाँ पर आपका जो परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है। तो जो आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट है या फिर आपका क्रय विभाग है, वो एक कंपनी का विभाजन होता है जो व्यवसाय को संचालित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कि आपकी जो कंपनी होती है उसमें अभी किस चीज़ को खरीदना है, इसकी जिम्मेदारी जो भी आपका डिपार्टमेंट लेता है वो आपका कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जो आपकी चीज़ों की खरीद करता है। उसके बाद है आपका स्टोर। तो स्टोर आपको हमने कल बताया था, ए प्लेस वेयर समथिंग दैट इज स्टोर और कीप्ट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पर कोई वस्तु भविष्य में उपयोग के लिए संचित या फिर रखी जाती है वो आपका स्टोर होता है। यानी कि जहाँ पर सामान आप लोग रखते हैं वही आपका स्टोर होता है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपका तीसरा नाम है वो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो देखिएगा क्या है, जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि उत्पादन विभाग है, एक व्यवसाय के भीतर कार्यों का एक समूह होता है जो माल के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर अगर हम मान के चलें कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका पेन का प्रोडक्शन करता है, तो इस पेन का प्रोडक्शन कैसे करना है, ये जो आपका डिपार्टमेंट होगा वो क्या कहा जाएगा, प्रोडक्शन आपका डिपार्टमेंट होगा। तो ये जो आपके तीन नाम आपको मैंने बताए हैं, सबसे पहले आपका परचेस डिपार्टमेंट, उसके बाद है आपका स्टोर, और तीसरा है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये काम ऐसे करता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है पेन का, तो इस पेन के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले जो आपका रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है वो आपको चाहिए होगा। तो उस कच्चे माल की आप लोग क्या करेंगे, उस कच्चे माल की आप लोग खरीद करेंगे, यानी कि उसको परचेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले काम कौन करेगा, सबसे पहले काम करेगा आपका परचेसिंग डिपार्टमेंट। तो जो आपका रॉ मटेरियल है वो आपका परचेस डिपार्टमेंट ने खरीद लिया, उसको खरीदने के बाद उसको हम कहाँ पर रखते हैं, उसको हम रखते हैं स्टोर में, और वहाँ पर स्टोर में रखने के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो टाइम टू टाइम आपका कौन सा मटेरियल चाहिए होगा उसको तैयारी करने के लिए, जो आपका प्रोडक्ट है तो वो आपका लेता रहेगा। तो इस तरीके से जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है, और ये जो आपकी प्रोसेस है, परचेसिंग डिपार्टमेंट, देन आपका स्टोर, और उसके बाद आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यही आपका बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आपका स्टोर। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टोर है इसमें भी आपके अलग अलग व्यक्ति काम करते हैं, जो कि कुछ आपका देखिएगा इसमें हो सकता है आपका चीफ स्टोर कीपर, चीफ स्टोर कीपर के नीचे भी आपके कुछ बंदे काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले बोल सकते हैं स्टोर ऑफिसर होता है। ये जो स्टोर ऑफिसर होता है एक तो आपका होता है रिसिप्ट और इंस्पेक्शन वाला,
इसके नीचे भी आपके दो बंदे काम करते हैं, एक तो आपका इंस्पेक्शन सुपरवाइजर, दूसरा आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है। जहां पर आपके माल के लैब में जांच होती है वो आपका होता है लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये जो आपका डाटा स्ट्रक्चर है आपका सुपरवाइजर स्टोर वाला, वो आपको हम अलग से क्लास में बता भी देंगे, ठीक है। तो ये कुछ आपके चीफ सुपरवाइजर स्टोर के नीचे काम करते हैं। जो आपका एक और स्टोर ऑफिसर होता है वो आपका मटेरियल प्लानिंग और आपका इश्यू वाला होता है, और एक आपका जो स्टोर ऑफिसर होता है वो रिकॉर्ड कोस्टिंग और आपका अकाउंटिंग वाला होता है। इन सब के बारे में जो है आपको हम अलग से जब आपका टॉपिक आएगा उसमें में आपकी चीज़ें कवर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका स्टोर लेआउट। तो यहाँ पर स्टोर आपका लेआउट क्या होता है वो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो आपका स्टोर लेआउट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम स्टोर डिज़ाइन या फिर आपका लेआउट डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। ये आपका एक शब्द है जिसका उपयोग स्टोर कीपर या फिर स्टोर ओनर के द्वारा उत्पाद प्रदर्शन, यानी कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले या फिर आपका जुड़नार और आपका मर्चेंडाइज इन स्टोर स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपका स्टोर है वो स्टोर आपका कैसे दिखता है, जो आपके कस्टमर हैं उन कस्टमर को आपका जो स्टोर है वो कैसे अट्रैक्ट करता है, ये आपका होता है स्टोर लेआउट। ओके, यानी कि आपका जो स्टोर का डिज़ाइन होता है वहीं आपका लगभग क्या कहा जाता है, आपका स्टोर लेआउट कहा जाता है। अब स्टोर लेआउट की ज़रूरत क्यों है, इसके लाभ क्या हैं वो सुनिएगा। सबसे पहले है आपका सेफ्टी यानी कि सुरक्षा। जितना ज़्यादा आपका स्टोर लेआउट होगा यानी कि स्टोर का डिज़ाइन आपका बढ़िया होगा उतनी ज़्यादा सुरक्षा होती है। किस चीज़ की, आपके प्रोडक्ट की, आपके माल की सुरक्षा होती है। एक तो आपने प्रोडक्ट बिल्कुल खुले में रख दिया, एक आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेफ जगह पर है, बिल्कुल सुरक्षित जगह पर है, तो वहाँ पर आपका माल ज़्यादा दिन तक काम करता है। तो यहाँ पर आपका जो स्टोर लेआउट है वो किस में लाभ करता है, आपका सेफ्टी यानी कि सुरक्षा में। उसके बाद है जो आपकी हैंडलिंग होती है वो आपकी मिनिमम होती है। जो आपका स्टोर लेआउट है अगर उसमें चीज़ें आपको पता है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है मेरा इस जगह पर रखा हुआ है, तो कब ये जो आपका प्रोडक्ट है किसको देना है तो वो आप आराम से हैंडल कर पाते हैं, यानी कि चीज़ों को आपको ढूंढना नहीं पड़ता है अगर आपका स्टोर लेआउट बढ़िया होता है। उसके बाद है यहाँ पर इश्यू ऑफ मटेरियल इजी, यानी कि सामग्री जारी करना आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता है कि मेरी स्टोर में कौन सी चीज़ कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, तो बस वो आपको उठाना है और आपका जारी करना है। तो इससे भी आपका जो स्टोर लेआउट है वो आपका मददगार साबित होता है। देन यहाँ पर आपका स्पेस का बेहतर उपयोग। जितना ज़्यादा स्पेस आपका होता है उतना ही ज़्यादा जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टोर में आप लोग रख सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, ये पॉसिबल तभी होगा जब आपका स्टोर का लेआउट बढ़िया होगा। तो इसलिए ये जो आपका स्टोर लेआउट होता है वो आपकी मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये जो आपका स्टोर लेआउट है जितना ज़्यादा बढ़िया होगा उतना ही जो आपका स्टोर है वो बढ़िया काम करेगा। ओके, लेकिन अब देखिएगा कुछ फैक्टर होते हैं जो आपके स्टोर के लेआउट को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि किन किन कारणों से जो आपका स्टोर लेआउट है वो आपका प्रभावित होता है, वो एक एक करके ध्यान से सुनते रहिएगा। जो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो कारण है वो है आपका द टाइप ऑफ कस्टमर, यानी कि जो आपका ग्राहकों का प्रकार होता है वो भी आपके स्टोर लेआउट को प्रभावित करता है। क्या स्टोर एक विशिष्ट आयु वर्ग, नस्ल और लिंग या फिर राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय को पूरा करेगा, यह आपका सामान्य संरक्षण के लिए लागू होता है या फिर नहीं, यह आपका जो है एक कारण होता है जो प्रभावित करता है आपके स्टोर लेआउट को। इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका स्टोर है तो उस स्टोर में आपकी जो चीज़ है, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस आयु के लोगों के लिए है, वो आपका यूथ के लिए है, छोटे बच्चों के लिए है, या फिर आपके ओल्ड एज के जो व्यक्ति हैं उनके लिए है। तो वहाँ पर आपका जो स्टोर का लेआउट है वो काम करेगा। जो स्टोर का लेआउट है उसको देखकर ही जो आपके कस्टमर हैं वो आपके स्टोर की तरफ आएंगे कि
ये जो चीज़ है, ये आपका जो स्टोर है वो आपका मेरे लिए है। जब आपका स्टोर का लेआउट ये चीज़ दिखाता है, तभी जो कस्टमर है वो आपका ये चीज़ सोचकर आपके स्टोर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर जो आपके कस्टमर होते हैं वो आपके प्रभावित होते हैं किससे? आपके स्टोर लेआउट से। उसके बाद है द टाइप ऑफ ए मर्चेंडाइज सोल्ड। तो यहाँ पर देखिएगा, जो आपका अगला कारण है वो है आपका बिके हुए माल का प्रकार। जो आपका स्टोर है वो किस प्रकार का माल बेचेगा? कोई सूखा माल बेचेगा, या फिर कोई गीला माल बेचेगा, या फिर किसी स्कूल की जो चीज़ें होती हैं उनकी आपूर्ति करेगा, या फिर कोई आपका डिपार्टमेंट है, कोई कार्यालय है, उसकी चीज़ों की आपूर्ति करेगा, या फिर कोई जो आपके सामान है इलेक्ट्रॉनिक्स है उनकी आपूर्ति करेगा, या फिर किसी को कुछ सर्विस देनी है। तो ये जो आपकी चीज़ें होती हैं ये भी आपकी प्रभावित करती हैं स्टोर लेआउट को, क्योंकि यहाँ पर जो आपका स्टोर होता है वो आपके कौन सी चीज़ की सर्विस देता है, क्या आपके पास प्रोडक्ट है, ये जो चीज़ है आपकी किससे दिखनी चाहिए? आपके स्टोर लेआउट से दिखनी चाहिए। इसके बाद है द स्पेस या फिर एरिया लिमिटेशन ऑफ द स्टोर, यानी कि जो आपके स्टोर की जगह होती है, जो अक्षेत्र की सीमा होती है, वो भी आपके प्रभावित करती है स्टोर लेआउट को। तो यहाँ पर देखिएगा, क्या आपके स्टोर में बड़ी जगह होती है या फिर आपके स्टोर में छोटी सी जगह है? स्टोर के आवंटित अक्षेत्र या फिर स्थान, सामान, फर्नीचर के टुकड़े, उपकरण आदि की जो व्यवस्था होती है इसको प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर आपका जो स्टोर लेआउट है, अगर इसमें जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके खुद की जगह पर रखा हुआ है, अगर वो बिखरा हुआ नहीं है, तो जो आपका स्पेस है अपने स्टोर का वो आप अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। जो आपका कम स्पेस है उसमें भी अगर आपका लेआउट बढ़िया होता तो चीज़ें आप जो है आराम से अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। देन है आपका यहाँ पर द फर्नीचर एंड इक्विपमेंट ऑफ द स्टोर, यानी कि स्टोर का फर्नीचर और आपके उपकरण। तो यहाँ पर देखिएगा, क्या फर्नीचर और उपकरणों के जो बड़े टुकड़े होते हैं उनकी आवश्यकता है या फिर नहीं? ये चीज़ें सिर्फ ज़रूरी चीज़ों तक ही सीमित रहनी चाहिए। जो कुशल प्रबंधन में आपके महत्वपूर्ण नहीं है उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह केवल ग्राहक और विक्रेता दोनों के आवागमन के सुचारू प्रवाह को बाधित करेगा। तो इस बात का मतलब ये है कि जो आपका स्टोर है उस स्टोर में देखिएगा, जो प्रोडक्ट आपको बेचना होता है वो तो आप लोग रखते ही हैं, लेकिन अपने स्टोर की सुरक्षा के लिए वहाँ पर कुछ आपके एक्स्ट्रा टूल भी होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो आपके एक्स्ट्रा टूल होते हैं, जो आपके एक्स्ट्रा इक्विपमेंट होते हैं, आपके एक्स्ट्रा उपकरण होते हैं, वो आपके स्टोर के लेआउट में बाधित न हो, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट का लेन देन है वो उसमें बाधा उत्पन्न न करें। ये चीज़ भी आपके जो है इफेक्ट होती है स्टोर लेआउट में। तो जो आपके टूल्स हैं वो आपके खुद की यूज़ के लिए होने चाहिए, न कि जो आपका कस्टमर है उसको सर्विस देने में आपकी बाधा उत्पन्न करें। उसके बाद है यहाँ पर आपका मैन पावर है। तो मैन पावर का मतलब है कि यह उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्टोर का प्रबंधन करेगा। एक बड़े स्टोर को ग्राहक की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अधिक लोगों की आवश्यकता होती है वो आपके हमेशा होती है। तो यहाँ पर इस बात का मतलब ये है कि आपका जो स्टोर होता है वो जितना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर उस स्टोर में जो काम करने वाले बंदे होते हैं, जो आपका स्टाफ होता है, उसकी जो ज़रूरत होती है वो ज़्यादा होगी। और जितना आपका स्टाफ होता है, जितना बड़ा आपका स्टोर होता है, उसमें यहाँ पे आशा की जाती है कि जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, वो भी आपके ज़्यादा होंगे। यानी कि आपका जितना ज़्यादा बड़ा स्टोर होगा तो वहाँ पर उतने ज़्यादा ही आपके कस्टमर आएंगे, और जितने ज़्यादा आपके कस्टमर आएंगे तो उन कस्टमर को हैंडल करने के लिए जो आपका स्टाफ है वो भी आपको ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये आपके जो मैन पावर है वो भी आपके डिपेंड करती है आपके स्टोर के ऊपर, आपके स्टोर की लेआउट के ऊपर। तो ये कुछ आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा इफ़ेक्ट करती हैं आपके स्टोर के लेआउट को। तो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन है वो आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि आपके जैसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो कौन सा ऐसा कारण है जो आपका स्टोर लेआउट को प्रभावित करता है? तो उसमें से आपके या तो एक ऑप्शन सही होगा या फिर आपका एक ऑप्शन गलत होगा। तो वहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चुनना होता है।
या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा जैसे कि वहाँ पर आपकी मैन पावर है, तो क्या आपकी ये चीज़ें जो आपका स्टोर लेआउट है इसको प्रभावित करता है या फिर नहीं। तो वहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको बताना होता है। इसलिए जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, जो आपका टॉपिक होता है, उसमें आपका एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट होता है। कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसा टॉपिक जो उनको नॉर्मल लगता है वो छोड़ देते हैं, वो कवर नहीं करते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो क्वेश्चन है वो कभी कभी आपके बेस से भी उठा लिए जाते हैं, और जब बेस आपका क्लियर नहीं होता है तो वो कभी भी आप जो है कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए चीज़ें आपकी हर एक इम्पोर्टेंट होती है। हर चीज़ को बिल्कुल आप अच्छे से आराम से तैयार करते रहिएगा। और यहाँ पर देखिएगा जो आपका टाइप ऑफ स्टोर, यानी कि आपका जो स्टोर है वो किस प्रकार का है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्टोर, जो आपके स्टोर की क्वालिटी है यानी कि क्या विशेषता है आपके स्टोर की, या फिर आपकी क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा, कितना जो प्रोडक्ट है आपके स्टोर के अंदर आ सकता है, ये भी चीज़ आपकी जो है इफेक्ट करती है स्टोर लेआउट को। जो फिजिकल अरेंजमेंट है यानी कि दिखावटी अरेंजमेंट है, कैसे अपने स्टोर में जो आपका प्रोडक्ट है वो आपने अरेंज किया है, ये चीज़ आपके स्टोर लेआउट में दिखती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके स्टोर में जो है बुक्स रखी हैं, और वहाँ पर आपका जो क्वांटिटी है जो आपके स्टोर की वो है 100 बुक्स के रखने की, लेकिन उसमें अगर 200 बुक्स आप लोग रखना चाहेंगे तो जो आपकी फिजिकल अरेंजमेंट है वो आपकी बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर जितना स्पेस है, जितनी चीज़ें आपकी दिखनी चाहिए फिजिकल अरेंजमेंट में बढ़िया, अगर उतने आप लोग रखते हैं तो उतना ही जो आपका स्टोर लेआउट है वो आपका बढ़िया होगा। तो ये चीज़ जो है आप लोग स्टोर लेआउट में जो है याद रखिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका स्टोर सिस्टम टाइप्स, यानी कि स्टोर सिस्टम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। यहाँ पर आपके मेनली दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, ये बिल्कुल आप आराम से समझ पाएंगे, इतने ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले है आपका ओपन डोर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए आपकी अलग अलग टर्म है। एक तो है आपका ओपन डोर सिस्टम, और ऐसा ही आपका एक पॉलिसी होता है ओपन डोर पॉलिसी। ये क्या चीज़ है, तो देखिए जो आपकी ओपन डोर पॉलिसी है, एक तो मुक्त द्वार नीति, यानी कि आपकी एन ओपन डोर पॉलिसी जो है कर्मचारियों को सूचित करती है कि जो आपका सुपरवाइजर है या फिर प्रबंधक है या फिर मैनेजर है, वो कर्मचारी के प्रश्नों, शिकायतों, सुझावों और चुनौतियों के लिए खुला रहता है। इस बात का मतलब है कि आपकी एक कंपनी है या फिर आपका स्टोर है, तो उस स्टोर में जो कर्मचारी आपके काम करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है, उनको कोई परेशानी आती है, तो वो जो आपके कर्मचारी हैं डायरेक्ट किसके पास जाकर शिकायत कर सकते हैं, उसको सुझाव दे सकते हैं सुपरवाइजर के पास। यानी कि उनको इस चीज़ की अनुमति होती है कि वो कभी भी किसी भी शिकायत को जो है सुपरवाइजर या फिर मैनेजर के पास जाकर बोल सकें। इसी तरह से यहाँ पर आपका सिस्टम होता है ओपन डोर सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी यहाँ पर आपका प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल आपका खुले में रहता है, यानी कि उसको ताले के अंदर बंद करके नहीं रखा जाता है। जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आपके स्टोर के अंदर वो बिल्कुल आपका खुले में रहेगा, क्योंकि आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट होता है जो खुले में आप लोग रख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप खुले में नहीं रख सकते, और उन्हीं को हम बोलते हैं क्लोज्ड डोर सिस्टम। या फिर आपकी इसकी तरह एक पॉलिसी होती है क्लोज डोर पॉलिसी। ये क्या होती है, तो यहाँ पर देखिएगा एक क्लोज डोर पॉलिसी इज वन इन विच मैनेजर्स डू नॉट अलाउ देयर एम्प्लॉयज टू कम टू देम। यानी कि एक बंद दरवाजे की नीति वो नीति है जिसमें प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अपने पास आने की इजाज़त नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो क्लोज डोर पॉलिसी होती है, इसमें जो सुपरवाइजर होता है या फिर जो आपका मैनेजर होता है वो खुद चीज़ों को देखता है। जब उसको कोई कमी लगती है, जब उसको पूछना होता है कर्मचारियों से, तब वो जाकर पूछता है। वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं उनको इस चीज़ की जो है इजाज़त नहीं होती है कि वो अपनी शिकायत मैनेजर को दे सके, सुपरवाइजर को दे सके। तो यह आपकी नीति होती है क्लोज डोर पॉलिसी। इसी तरह से आपका सिस्टम होता है क्लोज डोर सिस्टम, यानी कि आपके स्टोर के अंदर जो भी प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट
कैसा है, वो आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो खुले में आप लोग नहीं रख सकते। मैं आपको जो है एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका बैंक है, तो बैंक में आपका क्या होता है, बैंक में आपका पैसा होता है या फिर आपका बैंक का जितना भी कागज़ होता है, जितना डॉक्यूमेंट होता है, वो सभी बैंक किसके अंदर रखता है, ताले के अंदर रखता है। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो आपका बैंक है वो अपने कागज़ को, अपने पैसों को कहीं खुले में रख सके, कहीं बाहर रख सके। ओके, तो यह आपका कैसा सिस्टम है, क्लोज डोर सिस्टम है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर जो आपका ओपन डोर सिस्टम है वो इसका उल्टा हो जाता है। जो आपका ऐसा प्रोडक्ट जो खुले में आप लोग रख सकें, वो आपका किसके अंदर देखा जाता है, ओपन डोर सिस्टम के अंदर देखा जाता है। मैं आपको फिर से रिपीट करके बोलता हूँ कि आपका जो डोर सिस्टम है वो अलग है और जो आपकी डोर पॉलिसी है वो अलग है, लेकिन यह आपका पार्ट किसका है, ये आपका मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको दोनों चीज़ें डिस्कस की हैं, डोर पॉलिसी भी और आपके डोर सिस्टम भी। ओके, तो देखिएगा ये थी आपकी आज की क्लास नंबर 2, जिसमें आपका हमने जो कुछ पार्ट है आपका मैनेजमेंट का वो हमने कवर किया है। तो उम्मीद है कि आपको जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर जो भी आपको हमने चीज़ें समझाई हैं वो समझ में आपको आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी यहाँ पर कोई डाउट बन जाता है तो बिल्कुल भी टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। जितने आपके डाउट है ना वो आपको क्या करना है, अपने डाउट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपका हम डाउट सेशन लेकर आएंगे 18 दिसंबर आपके एग्ज़ाम से पहले, और उस डाउट सेशन में जितने भी आपके डाउट होंगे वो हम कवर कर देंगे। बाकी हमारी कोशिश रहती है कि जितनी चीज़ें आपको हम क्लास में करवाते हैं या फिर नोट्स में आपको हम देते हैं उसमें सिंगल डाउट भी आपका न बचे। इतने आराम से इतने डिटेल में चीज़ें आपको हम इसलिए समझाते हैं ताकि एक जो बेसिक एग्जाम्पल है वो आपको हम बताते हैं, यहाँ पर आपकी हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। तो उम्मीद हमारी यही रहती है कि आपके हर एक डाउट को हम क्लास में सॉल्व कर दें। बाकी जो आपका डाउट बनता है वो आपका डाउट सेशन में हम कवर कर लेंगे। तो क्लास कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में लगे रहिएगा। और मैं फिर से बोलता हूँ, जो ओल्ड बैच है ना उसमें जितने ट्रेड की क्लासेस हैं, जितने ट्रेड्स के नोट्स हैं वो भी आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार करने हैं। इस बैच में भी आपकी जो कंप्लीट थ्योरी है बिल्कुल A to Z हम कवर करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। लेकिन वो कहते हैं आपका पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, जितना पढ़ोगे उतना काम आएगा। तो जो आपको बताते हैं वो फॉलो करते रहिएगा। बस आपकी तैयारी हमारी जिम्मेवारी है, सिलेक्शन आपका हम नहीं रुकने देंगे। ओके, तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।